हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस, आज हम देखने वाले हैं भारी धातु विषाक्तता। ये जो वीडियो है ये वीडियो का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में जो है हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा, आर्सेनिक यौगिक विषाक्तता या आर्सेनिक विषाक्तता, साथ ही पारा या पारा विषाक्तता, मरकरी विषाक्तता हमने देख लिया है ना। आज जो है हम लोग सीसा विषाक्तता या लेड टॉक्सिसिटी जो है देखने वाले हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा, वहाँ पे जो है इसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जूलॉजी और बॉटनी के बहुत सारे नोट्स जो है, बहुत सारे वीडियोस जो हैं मैंने बना दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो फिर चैनल एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे जो है यूनिट वाइज सभी का प्लेलिस्ट बन गया है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर आज जो हम लोग देखने वाले हैं सीसा विषाक्तता, है ना, लेड टॉक्सिसिटी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक बात और, ये जो भारी धातु विषाक्तता है गाइस, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में आता है कि भारी धातु विषाक्तता क्या है और ये आर्सेनिक यौगिक विषाक्तता क्या है, पारा विषाक्तता क्या है, सीसा विषाक्तता क्या है, ऐसे करके जो है 5-5 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है ना। अगर 10 नंबर के लिए आता है तो फिर आपको इन सभी को जो है छोटा छोटा शॉर्ट में करके ही लिखना है। अगर 5 नंबर के लिए किसी एक को पूछा जाता है तो फिर जो जितना मैंने बताया है आप लोगों को, उतना जो है आप लोगों को लिखना है, ठीक है। और इनमें से कौन इम्पॉर्टेंट है तो फिर मैं बता दूं, पारा विषाक्तता और आर्सेनिक विषाक्तता जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन ये दोनों जो है एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं, तो फिर हो सकता है कि आने वाले टाइम पे जो है सीसा विषाक्तता को पूछ दिया जाए, है ना। तो फिर चलिए जो है आज जो है हम लोग सीसा विषाक्तता को जो है देखने वाले हैं। बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है, तो फिर इसको भी मत छोड़िए, पढ़ लीजिए, है ना। ये दोनों पढ़ चुके हैं तो फिर इसको भी पढ़ लीजिए। चलिए देखते हैं लेड टॉक्सिसिटी, है ना। शीशे की विषाक्तता के मुख्य स्रोत वे उद्योग हैं, यानी कि सीसा विषाक्तता कहाँ कहाँ से होता है वे देखने वाले हैं ना। शीशे की विषाक्तता के मुख्य स्रोत वे उद्योग हैं जिनमें पेंट, पॉलिश, ढकाह, सिल्वर रिफाइनिंग, बैटरीज के संग्रहण का कार्य होता है ना। यानी कि जिनमें पेंट, पॉलिश, ढकाह, सिल्वर रिफाइनिंग, बैटरीज के जहाँ पे संग्रहण कार्य होता है ना, वे वहाँ से जो है सीसा विषाक्तता होता है, ठीक है। इन सभी जगहों में जो है सीसा विषाक्तता होने की संभावना होती है, ठीक है। सीसा एवं उसके लवण मुख्य रूप से एसीटेट, कार्बोनेट, क्रोमेट एवं ऑक्साइड विषाक्तता होते हैं, ठीक है। ऑक्साइड विषाक्त होते हैं। तो फिर ये जो सीसा है गाइस, इसके जो साल्ट होते हैं ना, वो मुख्य रूप से कैसे होते हैं, एसीटेट हो सकते हैं, कार्बोनेट होते हैं, क्रोमेट होते हैं और ऑक्साइड जो है होते हैं, ठीक है। यह मनुष्य के शरीर में फेफड़ों द्वारा जो है प्रवेश करते हैं। और ये जो सीसा है और उसके जो लवण है ना, ये जो है मनुष्य के बॉडी में जो है श्वसन के द्वारा फेफड़ों में जो है प्रवेश करते हैं, ठीक है, फेफड़ों द्वारा प्रवेश करते हैं। आगे देखते हैं, मनुष्य के शरीर में विषाक्तता शीशे सहित पदार्थों को अंदर ग्रहण के कारण होता है ना। क्या लिखा है, विषाक्तता, है ना, सीसा विषाक्तता शीशे सहित पदार्थों को अंतर ग्रहण के कारण होता है ना। मतलब कोई पदार्थ है जिसमें शीशा मिला हुआ है और उसको जब हम अंतर ग्रहण करते हैं, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर ले जाते हैं, तब जो है विषाक्तता होता है, ऐसा लिखा है, ठीक है। जैसे कि लेड पाइप में पानी अधिक समय तक ठहरा रहता है, ठीक है। अगर कोई लेड पाइप है उसमें पानी अधिक समय तक ठहरा हुआ है तो फिर उसमें जो है शीशा का गुण चला जाएगा और जब हम उस पानी को पिएंगे तब वो शीशा भी जो है हमारे बॉडी के अंदर इंटर करेगा, ठीक है। या लेड के द्वारा संशोधित विस्की, है ना। अब देखिए, जो क्या बोलते हैं, शीशा द्वारा जो है संदूषित हो गया है ना, विस्की, यानी कि आप सभी जानते हो, और उस विस्की को जब हम पिएंगे तब जो है ये हमारी बॉडी के अंदर इंटर करेगा, ठीक है। उसी प्रकार भरी बैटरीज के जलने से निकलने वाले धुएं के निःशोषण के द्वारा भी जो है हमारे बॉडी के अंदर जो है शीशा इंटर करता है, ठीक है। तो फिर इस प्रकार से जो है शीशा हमारे बॉडी के अंदर जो है जाता है, ठीक है। शीशे की विषाक्तता बच्चों में अधिक पाई जाती है। क्यों पाई जाती है वो भी देख लेते हैं। जो लेड वाले, है ना, शीशा वाले पेंट को खुरच कर खाते हैं, ठीक है। अब आप लोग पेंट वगैरह देखे होंगे, उसमें क्या मिला हुआ होता है, शीशा, है ना। और बच्चे क्या करते हैं, पेंट का जो सेंट होता है वो थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, तो फिर वो जो उसको खुरच के खाने का प्रयास करते हैं, जिससे जो शीशा होता है वो उनके बॉडी के अंदर चला जाता है ना। तो फिर इस प्रकार से जो शीशा विषाक्तता है वो अधिकतर जो है बच्चों में पाया जाता है, ठीक है। सीसा बोन्स एवं ब्लड में जो है एकत्रित होते हैं, ठीक है। ये जो लेड है गाइस, वो जो है हमारे बोन्स में, है ना, अस्थियों में और जो है हमारे रक्त में जो है एकत्रित रहता है।
तो फिर इतना जो है आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है, ठीक है, कि शीशा विषाक्तता के स्रोत क्या हैं, वो हमारे बॉडी के अंदर किस प्रकार से जाता है, साथ ही उसके लवण कैसे हैं, कौन कौन से उसके लवण हैं। तो फिर इतना जो है आपको इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत लिखना है, ठीक है। मैंने उतना ही बताया है ना, कि शीशा क्या है ना, उसके स्रोत कहाँ कहाँ हैं और उसके लवण क्या हैं, और क्या बताया मैंने कि वो हमारे बॉडी के अंदर किस प्रकार से जाता है, साथ ही शीशा विषाक्तता किस में अधिक पाया जाता है, उतना बस मैंने आप लोगों को बताया है ना। बहुत ही सिंपल सा है, इतना जो है आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है, ठीक है। आगे देखते हैं गाइस तीक्ष्ण विषाक्तता। अब सभी विषाक्तता को जो है 2 भागों में बांटा जाता है, तीक्ष्ण विषाक्तता और दीर्घकालिक विषाक्तता। तो फिर देख लेते हैं तीक्ष्ण विषाक्तता। तीक्ष्ण विषाक्तता के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। जब हम किसी विष को जो है अंतर्ग्रहण कर लेते हैं, या हमारे बॉडी के टच में आता है, या हमारे बॉडी में इंटर करता है ना, तब वो जो है तुरंत जो है वो हमारे बॉडी को इफ़ेक्ट करता है, और जो लक्षण प्रकट होता है उसको जो है हम तीक्ष्ण विषाक्तता के अंतर्गत देखते हैं, ठीक है। यानी कि जब हम विष को लेंगे और वो तुरंत एक्शन करेगा, उसको जो है हम तीक्ष्ण विषाक्तता कहते हैं, ठीक है। देखते हैं शीशा एवं उसके साल्ट को लेने के तुरंत पश्चात निम्न सिम्टम्स जो है दिखाई देते हैं। अब कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं तुरंत, वो हम देखते हैं, ठीक है। पहला है, इसका स्वाद जो है मीठा होता है। जो लेड होता है गाइस, इसका स्वाद जो है वो टेस्ट है वो मीठा होता है। साथ ही धात्वी कषाय होता है, ठीक है। गले में जलन एवं सूखापन जो है पाया जाता है। देखिए इसका स्वाद जो है मीठा होता है, धात्वी होता है और कषाय होता है, ठीक है। और जब ये इंटर करता है तो फिर गले में जलन और सूखापन जो है पाया जाता है, ठीक है। सेकंड है, उल्टी सफ़ेद रंग का या रक्त के समान जो है लाल होता है, ठीक है। जब लेड विषाक्तता होता है गाइस, तब जो उल्टी होता है वो सफ़ेद रंग का हो सकता है, या फिर जो है रक्त के समान लाल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। फिर थर्ड है गाइस डायरिया। लेड सल्फाइड के निर्माण के कारण मल जो है, यानी कि जो स्टूल होता है उसका रंग जो है गहरा या काला हो जाता है, ठीक है। डायरिया भी होता है और लेड सल्फाइड का निर्माण होता है, ठीक है, जिसके कारण जो मल होता है उसका रंग जो है गहरा हो जाता है या फिर काला हो जाता है, ठीक है। मूत्र कम मात्रा में उत्सर्जित होता है, यानी कि मूत्र जो है नहीं निकलता है या बनता ही नहीं है, ठीक है, मूत्र का उत्सर्जन जो है नहीं हो पाता है। आगे देखते हैं, निद्रा, सिर दर्द, पेशियों में ऐंठन, शून्यपन के पश्चात टांगों का लकवा हो जाता है, ठीक है। तो फिर निद्रा भी होता है, सिर दर्द भी होता है, और पेशियों में ऐंठन होता है, और टांगों को जो है लकवा हो जाता है, ठीक है, पैरालाइज हो जाता है। आगे देखते हैं, तीक्ष्ण रुधिर गलन, है ना, जिसको जो है हीमोलाइसिस जो है कहते हैं, ठीक है। और मूत्र उत्सर्जन जो है शून्य हो जाता है, यानी कि मूत्र का निर्माण ही नहीं होता, ठीक है, मतलब वो बाहर ही नहीं निकलता है, ठीक है। तो फिर ये जो है इसके सिम्टम्स हैं। अगर ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो फिर समझ जाना कि आपको जो है लेड टॉक्सिसिटी हुआ है, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है वो हम देख लेते हैं। अभी तक हमने जितने भी टॉक्सिसिटी पढ़ाया है ना, पारा, आर्सेनिक, सभी के जो सिम्टम्स हैं वो लगभग सेम है ना। आप जो है किसी एक को याद करोगे तो फिर आप जो है उनको सभी में लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा चेंजेस है ना, लेकिन सभी का जो सिम्टम्स है वो लगभग समान है। उसी प्रकार सभी का जो ट्रीटमेंट है वो भी जो है लगभग सेम है, ठीक है। तो फिर अच्छे से देख लेना, कंफ्यूज मत होना, है ना, कि किसको किस में लिखें करके। आगे देखते हैं इसका ट्रीटमेंट। फर्स्ट है, गर्म पानी में 25 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट को मिलाकर अमाशय को जो है साफ़ करना चाहिए, है ना। अब देखिए कोई भी हम खाते पीते हैं तो फिर वो हमारे अमाशय में पहले जाता है ना, तो फिर अमाशय को जो है साफ़ करने के लिए जो है गर्म पानी में 25 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट को मिलाकर जो है अमाशय को क्लीन करना चाहिए, ठीक है। तापहर पेय पदार्थ जो है लेना लाभदायक है, ठीक है। थर्ड है, मॉर्फिन या एल्ट्रोपिन का इंजेक्शन जो है आरामदायक होता है, ठीक है। क्या है, मॉर्फिन या एल्ट्रोपिन का इंजेक्शन अस्पताल में भर्ती करना लाभदायक है। अब देखिए आपको पता चल गया कि लेड विषाक्तता हुआ है ना, तो फिर आप जो है पहले डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं, है ना, उसको हॉस्पिटल वगैरह ले जाएं, क्योंकि वहाँ पे जो उसका अच्छे से ट्रीटमेंट होगा, है ना। कैल्शियम युक्त आहार अधिक देना चाहिए, है ना, साथ ही साथ दूध या उसके दूध के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ जो है कैल्शियम देना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, विषाक्तता का प्रभाव अधिक होने पर जो है पेनिसिलामिन जो है देना चाहिए। अब देखिए पेनिसिलामिन जो है मैंने
पारा विषाक्तता में भी आप लोग को बताता है ना कि पेनिसिलामिन देना चाहिए करके, साथ ही कैल्शियम युक्त आहार दूध के साथ देना चाहिए। ये भी जो है मैंने ट्रीटमेंट में बताया था पारा टॉक्सिसिटी में, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, दीर्घकालिक टॉक्सिसिटी, दीर्घकालिक विषाक्तता। अब देखते हैं गाइस दीर्घकालिक विषाक्तता है ना, तो फिर यह स्थिति उन श्रमिकों में पाई जाती है जो शीशा संबंधी उद्योगों में कार्य करते हैं, है ना। तो फिर दीर्घकालिक विषाक्तता क्या है, वो तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है ना, बाकी सारे पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में, है ना। तो फिर ये जो दीर्घकालिक विषाक्तता है गाइस, जो लेड दीर्घकालिक विषाक्तता है ना, ये उन श्रमिकों में या उन व्यक्तियों में पाया जाता है जो शीशा संबंधी उद्योगों में काम करते हैं, है ना। शीशा या उसके यौगिक के उपयोग करने के पश्चात जो शीशा का धूल है या जो धुआं है ना, वो सांस द्वारा जो है श्रमिकों के बॉडी में चला जाता है तथा प्रभाव जो है दिखने लगता है, ठीक है। ये जो शीशा है, इसके धुआं या इसके जो डस्ट हैं वो जो है श्रमिकों के सांस द्वारा जो है उनके बॉडी के अंदर चला जाता है और ये जो है अपना प्रभाव जो है दिखाने लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका प्रभाव जो है पेंटर्स और प्लम्बर्स, जस्ते का काम करने वाले, कांच को फूंकने वाले, शीशा पिघलने वाले आदि के श्रमिकों में जो है लंबे समय तक पाया जाता है ना। और इसका जो प्रभाव है, जो इफ़ेक्ट है, वो किन में पाया जाता है, तो फिर पेंटर्स, प्लम्बर्स, इनमें जो है लंबे समय तक पाया जाता है, ठीक है। अब इसका सिम्टम्स क्या है ना, अगर दीर्घकालिक विषाक्तता हुआ है तो फिर इसके सिम्टम्स क्या हैं वो हम देख लेते हैं। तो फिर उदारीय दर्द होता है, कब्ज़ होता है, मसूड़ों पर जो है शीशे समान रेखा बन जाती है, रक्त क्षीणता होता है यानी कि एनीमिया होता है, पैरालिसिस हो जाता है, कार्डियक हो जाता है, साथ ही वृक्कीय विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती है, साथ ही साथ मस्तिष्क भी जो है विकृत हो जाता है। तो फिर ये सारे सिम्टम्स जो है हमने पहले पारा विषाक्तता और आर्सेनिक विषाक्तता में भी जो है देखा था, ठीक है। वहीं कुछ है यहाँ पे भी और कुछ जो है एक्स्ट्रा है, तो फिर उनको जो है आप लोग अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। तो फिर ये हो गया सिम्टम्स दीर्घकालिक विषाक्तता का। अब जो है हम इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं, आखिर इसका उपचार किस प्रकार से हम करेंगे। चलिए इसका ट्रीटमेंट्स भी देख लेते हैं ना, इसका उपचार किस प्रकार से होगा। फर्स्ट है, ऐसा उपचार करना चाहिए जिससे लेड की मात्रा मूत्र द्वारा जो है बाहर निकल जाए, है ना। मतलब कोई ऐसी विधि या ऐसी प्रक्रिया अपनानी चाहिए जिससे जो लेड की मात्रा है ना, जो हमारे बॉडी में लेड की मात्रा है वो मूत्र द्वारा जो है बाहर निकल जाए, है ना। तो फिर ऐसी विधि का उपयोग करके जो है उपचार करना चाहिए, ठीक है। फिर है पोटेशियम और सोडियम आयोडाइड एवं पैरथ हार्मोन को जो है देना चाहिए, ठीक है। तो फिर पोटेशियम और सोडियम आयोडाइड साथ ही पैरथ हार्मोन जो है देना चाहिए, ठीक है। फिर है अमोनियम क्लोराइड को पानी में डाइल्यूट करके, है ना, यानी कि तनु कर 1 ग्राम जो है 3 घंटे के अंतराल में जो है देना चाहिए 2 से 3 सप्ताह तक, ठीक है। फिर है बार्बिट्यूरिक अम्ल का लवण जो है मुख द्वारा जो है देना चाहिए, ठीक है। फिर 5 है कैल्शियम दूध सहित एवं दूध उत्पाद का आहार जो है लाभकारी है ना। तो फिर कैल्शियम और दूध, कैल्शियम को जो है दूध के साथ या फिर दूध के उत्पाद का आहार जो है वो लाभदायक है, ठीक है। फिर प्रत्येक सप्ताह में मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा लेना जो है लाभकारी है। तो फिर ये जो है इसके ट्रीटमेंट हैं, ठीक है। आई होप इतना आप लोगों को समझ आया होगा। अब चलिए देखते हैं 5 पॉइंट देखते हैं कहीं, जो कि हमारा इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है ना, कैडमियम टॉक्सिसिटी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, देख लेते हैं। कैडमियम के अंतर्ग्रहण के कारण जठर आंतरीय विसंगतियाँ होती हैं, है ना, यानी कि जो हमारे इंटेस्टाइन होते हैं, है ना, उनमें जो है इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं, कैडमियम के धुएं को निःश्वसन द्वारा लेने से फुफ्फुसीय शोथ है ना, यानी कि जो हृदय पेशियाँ होते हैं ना, उनमें जो है उनको क्षति होती है, ठीक है। फुफ्फुसीय शोथ यानी कि जो हृदयी पेशी होते हैं ना, उनमें जो है इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। ये जो है प्रारंभ हो जाता है। इसके पश्चात जो है फुफ्फुसीय तंतुमयता है ना, यानी कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस, यानी कि हमारा जो फेफड़ा है ना, उनमें जो वायु कोश होते हैं, गोल गोल रचना पाई जाती है ना गुब्बारे के समान, उनको जो है वायु कोश कहते हैं। तो फिर उनके आसपास के जो पेशी होते हैं ना, पेशी ऊतक होते हैं, वो जो है फट जाते हैं या फिर वो जो है विकृत हो जाते हैं, तो फिर उसे जो है हम फुफ्फुसीय तंतुमयता कहते हैं ना। तो फिर ये पाया जाता है कैडमियम को लेने से, ठीक है। तो फिर ये जो है इसके इफ़ेक्ट हैं कैडमियम टॉक्सिसिटी के, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है,
तो फिर ट्रीटमेंट में जो है कैल्शियम एडेटेट है ना 1 सप्ताह तक जो है लेना लाभकारी है। इसके अलावा आर्सेनिक विषाक्तता के उपचार में उपयोगी मेडिसिन को जो है डॉक्टर के सलाह पर लेना चाहिए, है ना। जैसे कि मैंने आप लोगों को आर्सेनिक विषाक्तता के बारे में बताया है ना, तो फिर उस विषाक्तता के ट्रीटमेंट के लिए जो मैंने इलाज बताया है ना, वो इलाज जो है हम डॉक्टर के सलाह के द्वारा जो है हम कैडमियम विषाक्तता में भी जो है ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये रहा गाइस हमारा टॉपिक पारा विषाक्तता, आर्सेनिक विषाक्तता, साथ ही साथ शीशा विषाक्तता और कैडमियम विषाक्तता, है ना। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा और ये टॉपिक आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ है, ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ है। अगर हुआ है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो फिर चलिए गाइस, थैंक यू। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का, आप लोग जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर चलिए गाइस, थैंक यू।